नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां शराब घोटाले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। आरोपी अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी की मुश्किल बढ़ी है। दोनों आरोपियों को लखनऊ लाई यूपी एसटीएफ। यूपी के मेरठ जेल से लखनऊ लेकर यूपी एसटीएफ से 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। 28 से 30 जून तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। परिजनों को यहां पर अनवर से मिलने नहीं दिया जा रहा। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तहसीन, लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो आबकारी घोटाले मामले के आरोपी हैं अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी। इनको जो नोएडा में जो नकली हॉलमार्क बनाने की जो एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें यूपी एसटीएफ जो है वो ट्रांजिट रिमांड पे ले गई है और वहां पे पहले मेरठ जो कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद उनको मेरठ जेल में रखा गया। उसके बाद जो है आज उनको दोबारा पेश मेरठ जेल में किया गया और वहां से यूपी एसटीएफ ने 3 दिन की रिमांड उसमें मांगी है, 28, 29 और 30 जून तक की, और उसमें उनसे पूछताछ करेगी। और तो मेरठ से जो है उनको लखनऊ ले जाके उनसे पूछताछ की जा रही है। और उसमें अगर बात करें, उसमें इस बात की भी बात सामने आई है कि उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो रायपुर से यहाँ से गए हैं। तो इस बात का भी एक आरोप यहाँ पे आया है और इसमें जो है अभी यूपी एसटीएफ जो है इसमें पूछताछ उन दोनों से करेगी, क्योंकि इस पूरे अहम जो आबकारी घोटाला मामला था उसमें इसमें ईडी की तरफ से जो है इसमें अभियुक्त बनाया गया है इन दोनों को। तो अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में कोई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। जी चलो, तो देखना होगा आने वाले दिनों में पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और भिलाई से इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां ऑनलाइन सट्टा ऐप पर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के आरा से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गेमिंग ऐप के 3 पैनल को ध्वस्त किया गया है। 23 मोबाइल, 7 लैपटॉप, एटीएम, बैंक खाते जब्त किए गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भिलाई से। ऑनलाइन सट्टा ऐप पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार के आरा से 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गेमिंग ऐप के 3 पैनल को ध्वस्त किया गया। 23 मोबाइल, 7 लैपटॉप, एटीएम, बैंक खाते यहां से जब्त किए गए हैं। रायपुर के मोहब्बा बाजार स्थित अशोका बिरयानी होटल में शाकाहारी सब्जी में मांस का टुकड़ा निकलने पर आईबीसी 24 की दिखाई खबर का एक बड़ा असर हुआ है। आईबीसी 24 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और खाद्य विभाग जांच के लिए अशोका बिरयानी होटल पहुंची है। यहां किचन में क्रॉस कंटेमिनेशन का चौंकाने वाला मामला सामने आया, यानी किचन में शाकाहार और मांसाहार एक साथ रखा जा रहा था और इस कारण से ही होटल में बार बार शाकाहारी खाने में मांस के टुकड़े निकलने की शिकायत मिल रही थी। किचन का आकार शाकाहारी और मांसाहारी खाने बनाने और रखने के अनुपात में काफी छोटा था। सभी तरफ गंदगी पसरी हुई थी और फ्रीजर में बड़ी मात्रा में पुराना बासी खाना मिला। अशुद्ध खाद्य पदार्थों को टीम ने नष्ट कराया। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर दुर्ग के 2 युवक अशोका बिरयानी होटल गए थे। यहां उन्होंने शाकाहारी बटर पनीर सब्जी ऑर्डर की। खाना आया तो उसमें मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिला, जिसके बाद युवकों ने शिकायत की। पहले भी अशोका बिरयानी होटल के कई ब्रांच में शाकाहारी खाने में मांस मिलने का मामला सामने आ चुका है। जबलपुर के कटंगी में गौवंश के अवशेष मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कटंगी में 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कटंगी का बाजार पूरी तरह से बंद रहा। मामले में हिंदू संगठनों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठन के आक्रोश की मुख्य वजह जिला प्रशासन से जारी किया गया एक नोट था, जिसमें पहाड़ में मिले अवशेषों में सिर्फ 5 अवशेष गौवंश के बताए गए, जबकि हिंदू संगठन का यह दावा है कि पूरे अवशेष गौवंश के हैं, जिसके फिर से जांच होनी चाहिए। वही मामले को गंभीर होता देख जबलपुर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की, साथ ही पूरे मामले की जांच का आश्वासन देते हुए इस पूरे हंगामे को शांत कराया। जबलपुर विभाग की तरफ से आज हमने यह बंद किया। कलेक्टर साहब के द्वारा जो भ्रामक जानकारी दी गई, जिसके चलते पूरा सकल हिंदू समाज आक्रोशित है कि 57 गाय की जगह पर सिर्फ 4 गाय कटी, कोई साक्ष्य नहीं मिला, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन पर यदि भरोसा है और पुलिस प्रशासन सही तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो सबसे बेहतर चीज़ वही है।
उस बात को लेकर उनको संतोष है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होंगे, जो भी तथ्य पाए जाएंगे प्रकरण में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों से सामने आई गौवंश की हत्या पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया। जबलपुर में उन्होंने कहा कि गौहत्या से समाज में अशांति फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, साथ ही हमारे धर्म के लोगों को चिढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कुठाराघात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार इन घटनाओं पर संज्ञान लेकर सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे, जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। किसी भी तरह से षड्यंत्र करके और हमारे देश में अशांति पैदा करने की स्थिति बन जावे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। गौ माता का आश्रय लेकर के हिंदुओं के हिंदुत्व पर कुठाराघात है, इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी खारून नदी में प्रदूषण से बचाने के मामले में नगर निगम रायपुर की बड़ी लापरवाही सामने आई। बारिश शुरू होने के साथ ही चिंगारी और गोवर्धन नाले का लाखों लीटर गंदा पानी नदी में मिल रहा। प्रदूषित पानी मिलने से नदी में बड़ी मात्रा में झाग बन रहा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। मेरे पीछे किसी सफेद बर्फ से जो झाग आपको दिख रहा है, देखने में काफी सुंदर है, लेकिन आपको बता दें ये काफी जहरीला और प्रदूषित झाग है, क्योंकि ये गंदे नालों से आने वाले पानी से बन रहा है। और आपको बता दें कि ये झाग पोल खोल रहा है नगर निगम के उन दावों की जिसमें खारून को प्रदूषण से बचाने की बात की जाती है। आपको बता दें चिंगरी नाले का और गोवर्धन नाले का पानी जो एसटीपी जाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन से, वो सीधे आके खारून नदी में मिल रहा है। हमने पहले ही बताया था कि जैसे ही बारिश होगी नाला ओवरफ्लो करेगा, गंदा पानी खारून में मिलेगा। आप देखिए हर सेकेंड लाखों लीटर पानी आ रहा है और यमुना में जैसे झाग बनता है प्रदूषण के कारण, वैसे ही झाग खारून में आकर मिल रहा है। आपको बता दें यही वो जगह है जहां पर खारून नदी से जो गंदे नालों का पानी मिलता है। ये पानी आगे जाता है एनीकेट पे, वहां से कुम्हारी, उरकुरा और दूसरा अलग अलग प्लांट्स पे जाता है, भिलाई जाता है, चरौदा जाता है, नगर निगमों को पानी मिलता है, रायपुर की जनता को पानी मिलता है। यही पानी साफ करके दिया जाता है और देखिए कितना काला हो चुका है पानी, गंदा है, बदबूदार है और काफ़ी चिंतनीय विषय है, क्योंकि आप इसका बोलते हैं बैक्टीरिया तो मार लेंगे, इस पर जो केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री के या बूचड़ खाने के, तबेलों के और जो डेयरीज होती है जहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की गंदगी निकलती है, उससे निकलने वाले बैक्टीरिया को आखिर कैसे मारेंगे। तो अपने आप में ये झाग, ये लाखों लीटर पानी जो खारून में मिल रहा है, ये नगर निगम में बैठे नेताओं और अधिकारियों के दावों को की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। देखते हैं, फिर से हमने एक तस्वीर दिखाई है, नगर निगम इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। देश भर में पेपर लीक का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गरमाया हुआ है। नीट पेपर लीक की चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। फिलहाल इसका अध्यादेश लागू हो सकता है, जिसमें जो व्यक्ति पेपर लीक व किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधे जवाबदारी तय होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच या जब्त होगी। सरकार की कोशिश थी कि इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में हिलाया जाए, लेकिन अब इसे सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की तैयारी है। एक्ट का प्रारूप बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है। मामले में विपक्ष अभी हमलावर है। देखिए, पेपर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते हैं, लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने भी नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी? देखिए, मध्य प्रदेश सदैव छात्रों के हितों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार समय समय पर जहां पर भी और सिस्टम को बेहतर कैसे बना सकते हैं इसके लिए चिंतित रहती है और आने वाले समय में भी ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। कभी भी किसी किस्म की नकल है, पेपर लीक के मामले हैं, इस तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है, उनको सख्ती से निपटा जाएगा और आवश्यकता होगी तो सख्त से सख्त कानून सरकार बनाएगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाने कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ आई हुई है। कमेटी ने शुक्रवार को राजभवन में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में गुटबाजी का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। पदाधिकारियों ने वीरप्पा मोइली और वरिष्ठ नेताओं के सामने एक दूसरे पर आरोप लगाए और संगठन के कामकाज पर
सवाल उठाए। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक में सुझाव मांगे गए। एआईसीसी को जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस दौरान सचिन पायलट ने कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के सवाल पर कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, आने वाले चुनाव की तैयारी शुरू होने वाली है। बूथ से लेकर प्रदेश तक जो हम लोगों को परिवर्तन करना है, संशोधन करना है और मजबूती ताकत देनी है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, मेन कांग्रेस को, उस सब काम को हम लोग करें। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस पार्षदों ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्षद दल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और बैलेट पेपर से निगम चुनाव कराए जाने की मांग की। कांग्रेस पार्षद दल ने दलील दी कि नगर निगम का चुनाव लोकल चुनाव है, पिछले साल भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए थे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लिहाजा इस साल भी बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। साथ ही नगर निगम सभापति ने भी ईवीएम पर संदेह जताया। इधर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कांग्रेस की मांगों को उचित एजेंसियों तक भेजने का आश्वासन दिया। भाई आखिर बीजेपी के जो इतने वरिष्ठ नेताओं ने अगर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाया था तो क्या ना समझ लोग तो नहीं रहे होंगे, वो तो विद्वान लोग रहे होंगे। जिन लोगों ने इनको इनोवेशन किया उस कंट्री में ही बैलेट से चुनाव होता है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होता है। यह बात हम थोड़ी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं किसी के ऊपर। कुछ बातें ऐसी हैं जो राज्य शासन तय करता है और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कि जिला स्तर पे अपेक्षा है कि कार्रवाई होगी। तो जो संबंधित स्तर पे होना है तो उनको उनके ज्ञापन पे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। रायगढ़ टाउनशिप में बीएसपी के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के निगरानीशुदा बदमाश अमित जोश के घर पर बुलडोजर चलाया। आरोपी जोश ने 2 दिन पहले टाउनशिप के ग्लोब चौक पर गोली चलाई थी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। वहीं जोश के ऊपर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं अवैध कब्जा कर 18 से अधिक क्वार्टरों में किराया वसूल रहा था। दूसरी ओर इस कार्रवाई पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि घर में महिलाएं और बच्चे भी रहते हैं। मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि जहां बुलडोजर की आवश्यकता होगी वहां बुलडोजर चलेगा ही। छत्तीसगढ़ में कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। अपराधियों के लिए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन घर में अगर बच्चे हैं, महिला है तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चे और महिलाओं को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। जहां बुलडोजर चलाने लायक होगा वहां बुलडोजर बिल्कुल चलेगा। कानून के दायरे में सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी गलत करेगा, ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, जो भी गड़बड़ करेगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो अमित जोश है, सेक्टर 6 कोतवाली थाने का निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश है, वो उसका भी यहाँ पे मकान है। तो और जितने भी अतिक्रमण है सबको तोड़ा जा रहा है। उसमें अमित जोश जो यहाँ का गुंडा बदमाश है, उसका भी अतिक्रमण है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। अंबिकापुर के मैनपाट में भू माफियाओं ने अनोखे तरीके से जमीन फर्जीवाड़ी को अंजाम दिया। जालसाजों ने पहले तो सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर सरकारी जमीन को निजी खातों में दर्ज कराया और फिर उस जमीन के नाम पर करोड़ रुपए का लोन ले लिया। जालसाजों ने किस तरह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए मशहूर सरगुजा के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इस खूबसूरत जगह को जमीन के दलालों की नजर लग गई है। जमीन के दलालों ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया है जिसने सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। दलालों ने इलाके की सरकारी जमीनों को निजी खाते में शामिल कर लिया। साथ ही इस जमीन के दस्तावेज के आधार पर बैंकों से करोड़ों का लोन भी ले लिया है। खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने फर्जी जमीन को शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन ऐसे में बैंक की मुश्किल ये है कि वो अपना कर्ज अब कैसे वसूल करे। अंबिकापुर की ओर जो कृषि क्षेत्र थे जहाँ पर कि इस टाइप के विवाद आए थे, उसमें जो कृषि ऋण है उसके लिए जो नाबार्ड और आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाता है।
फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब स्कूल, नर्सरी, गोचर मठ जैसी सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड भी शासकीय अकाउंट में दर्ज करने की बात सामने आई। जानकारी के सामने आते ही तत्कालीन कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। जांच के बाद खुलासा हुआ कि 1 या 2 नहीं बल्कि 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन निजी खातों में दर्ज कर दी गई है और जालसाजी कर इस जमीन के एवज में बैंकों से करोड़ों का लोन ले लिया गया। वन अधिकार पट्टा किसानों को वनांचल में बांटे जा रहे हैं, उसमें भी हमें निर्देश है नाबार्ड से और उसमें कि हम उसमें कृषि ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। 3-3.5 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हमने वन पट्टाधारियों को किया है। इस खुलासे ने बैंक प्रबंधन के माथे की लकीर बढ़ा दी है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि जांच कराई जाएगी कि किसने कितने का लोन लिया और उसकी जमीन की वर्तमान स्थिति क्या है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भूमाफियाओं की ओर से जमकर खेल खेला गया है, जिससे शासन को काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ सरकारी जमीन निजी बना ली गई तो वहीं दूसरी तरफ इन शासकीय जमीनों पर करोड़ों का लोन भी लिया गया। अब देखना यह है कि बैंक सरकारी जमीन के एवज में लिए गए कर्ज की वसूली कैसे करता है। अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 सरगुजा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।